Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 9th of March 2022, Wednesday. Motivation of the day is don't limit your challenges, challenge your limits. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं, तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। सेंट्रल बैंक ड्रिवन डिजिटल करेंसी हैज़ HFM। तो कल हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट में आरबीआई की डिजिटल करेंसी को लेकर के अपना ओपिनियन रिप्रेजेंट किया। और इसी एनुअल समिट में जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि जो डिजिटल रुपी जो या हम बोल सकते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च होने की जो बात हो रही है, जो डिसीजन लिया गया है, दैट इज़ अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन एंड हैज़ बीन टेकन आफ्टर ड्यू डेलिबरेशन और कंसल्टेशन विद आरबीआई। तो ये कहना है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का कि गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का, सेंट्रल बैंक ड्रिवन डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का, दैट पर्टिकुलर डिसीजन इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन और ये आज के टाइम की नीड है और सारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस को कंसीडर करते हुए ही ये सेंट्रल बैंक ड्रिवन डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का डिसीजन लिया गया है। And government will design it in the way it would like to do it, but finally जो फाइनल डिसीजन होगा दैट विल बी टेकन बाय द सेंट्रल बैंक इटसेल्फ। तो करेंसी को लॉन्च करने का, सिक्योरिटी रिलेटेड डिसीजंस, कैसे ट्रांजैक्शंस होंगे, रूल्स क्या होंगे, ये सारे डिसीजंस जो हैं, ये सारे जो रूल्स हैं, ये इनिशियली सेंट्रल बैंक ही फ्रेम करेगा। और इसी पर्टिकुलर डिजिटल ट्रांजैक्शन को डिस्कस करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत सारे एडवांटेजेस को भी डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस के बीच में बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और ईयर बाय ईयर जो ट्रांजैक्शंस का नंबर है, ट्रांजैक्शंस का क्वांटम है, वैल्यू है, जिस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं, उसको देखते हुए इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द डे दैट आरबीआई शुड लॉन्च दिस डिजिटल करेंसी। और इसी पर्टिकुलर एनुअल समिट में क्रिप्टो को लेकर के जब क्वेश्चन पूछा गया तो उनका कहना था गवर्नमेंट इज एक्चुअली अंडर कंसल्टेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, बट येस इट विल बी डिसाइडेड इन फ्यूचर वेदर टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी और वेदर टू बैन द क्रिप्टो करेंसी। बट डिजिटल करेंसी को लेकर के जो गवर्नमेंट है हमारी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखी, स्पेशली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत सारे एडवांटेजेस को डिस्कस किया इस एनुअल समिट में एंड दैट क्लियर्स अ lot of doubt about the digital currency and definitely that will improve the confidence of consumer investor into central bank backed or driven digital currency, that is CBDC। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4। UPI transactions likely to touch rupees 100 trillion soon, das। रिसेंटली आरबीआई ने फीचर्स फ़ोन के लिए भी यूपीआई का लॉन्च कर दिया है। इट मीन्स जो 2G फ़ोन आते हैं, जो बटन वाले फ़ोन होते हैं, उनके लिए भी यूपीआई का सिस्टम अब इनेबल हो चुका है जस्ट टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांजैक्शन, जस्ट टू प्रमोट द डिजिटल पेनिट्रेशन एंड इम्प्रूव द डिजिटल इंक्लूजन विद इन द कंट्री। तो इसी पर्टिकुलर इवेंट में जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उनका ये कहना है कि आगे आने वाले टाइम में, अपकमिंग टाइम, द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विल सी द लार्जेस्ट रिटेल पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री, विल सी द लार्जेस्ट रिटेल पेमेंट्स इन द कंट्री। आगे आने वाले टाइम में यूपीआई में जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो 100 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। And I hope that many of you might be knowing that UPI is the largest retail payment or largest digital payment system in the country और अभी तक so far this particular interface has processed the transaction of over 76 million in the current fiscal year, that is fiscal year 22। लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 22 फिजिकल ईयर 21 में ये जो ट्रांजैक्शन थे अप्रॉक्सीमेटली 41 ट्रिलियन के हुए थे, जो इस बार इंक्रीज होकर 76 ट्रिलियन तक पहुंच गया। तो एक साल में अप्रॉक्सीमेटली डबल का इंक्रीज देखने को मिला है इन यूपीआई ट्रांजैक्शन। और ये कहना है जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22 एंड होते होते ये जो ट्रांजैक्शन है वो 100 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा।
So in this event, Mr. Das has actually emphasized the digital economy and its impact on India और उसका क्या prospect होने वाला है आगे आने वाले टाइम में और कैसा परफॉर्मेंस रही, या हम बोल सकते हैं कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी रही वो पास्ट फ्यू ईयर्स में कैसे रही, इस पर्टिकुलर डेटा पर डिस्कशन किया। अगर हम बात करें फरवरी की, फाइनेंशियल ईयर 22 फरवरी लास्ट मंथ, तो इस पर्टिकुलर मंथ में रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुए यूपीआई में। 4.5 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हुए, जो कि वर्थ रुपीज़ 8.26 ट्रिलियन के थे। तो मिस्टर दास का कहना है कि लास्ट ईयर 41 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे और इस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में अभी तक 76 हुए हैं। ही इज़ एंटिसिपेटिंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट टू क्रॉस द लिमिट ऑफ 100 ट्रिलियन। And according to the recent data that has been released by National Payment Corporation of India, फरवरी में ये जो यूपीआई है उसने 40.49 बिलियन के ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए और ये पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 21 के फरवरी मंथ के जस्ट डबल है ये नंबर। और कहीं ना कहीं ये इंक्रीजिंग नंबर ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के, डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के जो अडॉप्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड डेफिनेटली टू फर्दर डीपन दिस एज अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट और डिजिटल इकोनॉमी, द आरबीआई हैज़ लॉन्च द यूपीआई फॉर फीचर्स फ़ोन, जो कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं। तो 400 मिलियन यूज़र्स हैं फीचर्स फ़ोन के इंडिया में। अभी तक फीचर्स फ़ोन में यूपीआई का सिस्टम नहीं था, बट नाउ आरबीआई हैज़ लॉन्च दिस सिस्टम। तो जो 400 मिलियन यूज़र्स हैं अब ये भी यूपीआई इनेबल्ड डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। एंड दिस विल डेफिनेटली फर्दर डेमोक्रेटाइज द यूपीआई एंड इम्प्रूव द डिजिटल इंक्लूसिवनेस इन द country. So this is one of the very significant step that has been taken by आरबीआई। और इसके थ्रू जो फीचर्ड फ़ोन के थ्रू जो यूपीआई होगा ये रूरल इकोनॉमी तक भी पेनिट्रेट कर पाएगा, क्योंकि जनरली गांव में लोग इस तरह के फीचर्स फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी यूपीआई के थ्रू डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आप हो पाएंगे। एंड दिस इज द ट्रेंड दैट हैज़ बीन सीन इन यूपीआई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, in terms of value in financial year 22, and this is the month-wise breakup for UPI transaction for this year. And definitely you do not need to mark up this data, you can just see the trend and have a glimpse of it that it is continuously increasing. इसके अलावा आरबीआई से रिलेटेड एक और न्यूज़ थी जो कि पेज नंबर 4 पर ही बिजनेस स्टैंडर्ड ने दी हुई, तो हमने उसको यहीं पर कवर करने की कोशिश करी है। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि जो इंडियन रुपी है आईएनआर जो है वो यूएसडी यूएस डॉलर के कंपैरिजन में अपने वीकेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन देखने को मिला इंडियन करेंसी में और एक्सपर्ट्स का कहना था इट कुड रीच अप टू 79 आईएनआर पर डॉलर। लेकिन ये भी कहा था एक्सपर्ट ने कि ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन इसमें देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल नहीं रहेगी करेंसी मार्केट, मोर स्पेसिफिकली इन केस ऑफ इंडियन रुपी, क्योंकि आरबीआई जो है वो एग्रेसिवली इंटरवेंशन कर रही है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया dollar rupee sell swap auction saw 3 times more bid than notified amount, and definitely which helped the Indian currency or INR to post the gain after 6 trading sessions. तो रिसेंट ऑक्शन में आरबीआई ने $5.135 बिलियन का अमाउंट एक्सेप्ट किया है, जबकि नोटिफाइड अमाउंट जो था वो $5 बिलियन ही था। इट मीन्स इतना जो अमाउंट है 0.135 बिलियन ये आरबीआई ने एक्स्ट्रा एक्सेप्ट किया है। एंड द सेल बाय स्वैप ऑक्शन सॉ एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स of $13.456 billion bids with a cutoff premium averaging 649.7 paise. And definitely this overwhelming response, this auction by RBI or aggressive auction by RBI in case of dollar rupee sell swap will definitely help the Indian rupee to actually stabilize and gain certain recovery.
एंड एज पर द एक्सपर्ट, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि दिस मूव बाय आरबीआई इज लार्जली बिकॉज ऑफ helping the government to deliver higher dividend for government, or helping the RBI to deliver the higher amount of dividend to government. So move was largely interpreted as want to draw out liquidity, and hence it will help the RBI to deliver higher dividend for the government. बट फिर भी कुछ एक्सपर्ट जो हैं, दे आर एक्चुअली नॉट अप्रिशिएटिंग द टाइमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑक्शन or this particular operation or intervention by RBI. ऑल्दो आरबीआई का क्लियर पर्पस है कि लिक्विडिटी, जो एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट में, उसको रिमूव करना, जिससे कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा हेल्प मिल पाए, और एक लिक्विडिटी है मार्केट में, दैट इज व्हाई आरबीआई इज सीइंग 3 times मोर डिमांड फॉर देयर डॉलर रुपी स्वैप्स. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10. इंडिया आइज ऑल्टरनेटिव मार्केट्स फॉर टी एक्सपोर्ट. तो बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 10 पर बेसिकली रशिया यूक्रेन क्राइसिस का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया के डिफरेंट सेगमेंट में, उसको डिस्कस किया गया है. एंड वन ऑफ द सेगमेंट और वन ऑफ द सेक्टर इज टी. So India is looking to develop the alternative export markets for their tea in the wake of रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. क्योंकि इस इन्वेजन से जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, तो जो ये यूरोपियन रीजन है और यहाँ पर जो कंट्रीज है, जो इम्पॉर्टेंट टी मार्केट है इंडिया के लिए, वो अभी वोलाटाइल सिचुएशन में है. एंड फॉर दैट इंडियन टी एक्सपोर्टर्स आर एक्चुअली अवेयर अबाउट दिस मैटर. उनको पता है कि जो ये इन्वेजन है, ये अभी फ़िलहाल के लिए तो कम नहीं होने वाला, या इसका जो इम्पैक्ट है वो आगे इंक्रीज होगा टी एक्सपोर्टर्स पर, क्योंकि ये एक मेजर मार्केट है. यूरोप की अगर हम बात करें तो मेजर मार्केट फॉर इंडियाज टी एक्सपोर्टर. एंड दैट इज व्हाई नाउ इंडिया इज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव एक्सपोर्ट मार्केट. किन किन कंट्रीज में? इराक, सऊदी अरेबिया, यूएस, जापान, ट्यूनीशिया. यहाँ पर जो टी की डिमांड है, उसको इंडिया टैप अप करने की कोशिश कर रही है, उस पोटेंशियल डिमांड को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि ये कंट्रीज़ भी इंडिया के ऑल्टरनेटिव एक्सपोर्ट मार्केट्स के फॉर्म में इमर्ज हो. जो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स की डिपेंडेंसी है यूरोपियन कंट्रीज़ पर, वो रिड्यूस हो. एंड फॉर दैट मीटिंग्स आर बीइंग हेल्ड विद द बायर्स इन सम ऑफ दीज कंट्रीज इन वर्चुअल मोड. तो गवर्नमेंट और जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं जस्ट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट market. And Tea Board has already held a meeting with major tea exporter to Russia and Commonwealth of Independent State, that is CIS country, just to hear their concern and just to find out the solution or रेमेडीज़ फॉर देयर कंसर्न. तो फिलहाल के लिए जो टी बोर्ड है, वो भी डिफरेंट एक्सपोर्टर कंट्री से मीटिंग होल्ड आउट कर रहे हैं कि जिस तरह से ये इन्वेजन बढ़ रहा है और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हो रही है, उससे इंडिया के जो टी एक्सपोर्टर्स हैं उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो. तो बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, जो ऑलरेडी हमारे एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी मीटिंग हो रही है, और नए एक्सपोर्ट मार्केट्स को डेवलप करने के लिए भी गवर्नमेंट और जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग. एंड दिस इज़ द टी एक्सपोर्ट टू CIS कंट्री, जो कि मैंने बोला इंडिया के प्राइम एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया के लिए, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं. CIS मीन्स कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. तो आप इसके बारे में आज मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा लिखकर बता सकते हैं, व्हाट इज़ दिस CIS अबाउट एंड व्हाई वी कॉल इट CIS. This is the trend of tea export in terms of dollar billion value. तो 2017-18 से लेकर के 2022 तक का डेटा है, और क्लियरली विजिबल है कि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है. जो टी एक्सपोर्ट है CIS कंट्रीज को, वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है सिंस लास्ट 5 year. एंड अपार्ट फ्रॉम रशिया यूक्रेन क्राइसिस, बिकॉज ऑफ दिस increasing trend, this decreasing trend, Indian tea exporters and government is also looking for alternative export market for इंडियन टी एक्सपोर्टर. तो डिक्रीजिंग ट्रेंड को ओवरकम करने के लिए, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के इम्पैक्ट को ओवरकम करने के लिए, डिप्लोमेटिक मिशंस, गवर्नमेंट, टी एक्सपोर्टर्स, टी बोर्ड, दे ऑल आर वर्किंग इन टैंडम विद
each other. अब इसी पर्टिकुलर पेज पे एक और न्यूज़ दी हुई है जो कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस का इंडियन इकोनॉमी पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, मोर स्पेसिफिकली स्मॉल यूनिट जो एमएसएमईज हैं उन पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी न्यूज़ को कवर किया गया। तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। स्मॉल यूनिट्स इन इंडिया टू बी हिट हार्ड। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि इमीडिएटली जो रशिया और यूक्रेन की जो क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट अगर हम इंडियन बिजनेस पर स्टडी करें कि इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा, तो इमीडिएटली जो इम्पैक्ट होगा वो स्मॉल जो एंटिटीज़ हैं उन पर ज़्यादा देखने को मिलेगा in comparison to the big conglomerate, in comparison to the big companies, क्योंकि उनका जो बिजनेस होता है बड़ी कंपनीज का वो डाइवर्सिफाइड होता है, दे हैव एनफ लिक्विडिटी, दे हैव एनफ वर्किंग कैपिटल। बट क्योंकि इंडिया, जैसे मैंने डिस्कस किया कि इस पर्टिकुलर टेंशन की वजह से एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है और कर रहा भी है। और अगर हम देखें एक्सपोर्ट के लिए तो जो स्मॉल जो एमएसएमईज हैं दे आर एक्चुअली ग्रोथ इंजन। एमएसएमईज जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वो एक्सपोर्ट में ही जाता है। तो ये कहना है एक्सपर्ट्स का कि द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ रशिया इन्वेजन ऑन यूक्रेन कैन बी सीन इन द स्मॉल एंटिटीज विद लोअर रेटिंग्स और लोअर अर्निंग. And according to rating agencies, the effect on credit will be more pronounced in few sectors like pharma, subsidy linked ones and फर्टिलाइज़र। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं उनकी रेटिंग पर, क्रेडिट रेटिंग पर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एज फॉर द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन क्रेडिट वर्दीनेस, more specifically on large corporates or corporate entities expected to be limited to moderate. So जो corporate entities हैं, बड़ी कंपनीज जैसे कि ऑयल एंड फाइनेंशियल एंटिटीज़ को अगर इस सेक्टर की इंक्लूड करें तो इन पर जो इम्पैक्ट है वॉर का वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और वो भी लिमिटेड टू मॉडरेट एक्सटेंट में। एंड दिस स्टडी इज़ कंडक्टेड बाय इंडिया रेटिंग। तो इंडिया रेटिंग का ये कहना है कि वॉर का इम्पैक्ट जो है वो एमएसएमईज पर, स्मॉल कंपनीज पर ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज़। एंड दैट इज़ वाई जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो छोटी कंपनीज की डिक्रीज होगी। फिलहाल के लिए जो बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं ऑयल एंड फाइनेंशियल सेक्टर से, मोर स्पेसिफिकली उनकी क्रेडिट वर्दीनेस पर अभी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। द मीडियन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम EBITDA बोलते हैं, मार्जिन कुड बी इम्पैक्टेड बाई 100 to 200 basis point फॉर कमोडिटी कंज्यूमिंग सेक्टर। और ये बहुत ही रैशनल और लॉजिकल बात है। जब कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन या पैंडेमिक जैसी सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली जो एमएसएमईज होती हैं, स्मॉल एंटिटीज़ होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, वो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं क्योंकि उनके पास फंड, लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल जो है वो लिमिटेड होता है और उनकी जो क्रेडिट साइकिल होती है वो इम्पैक्ट करती है। जनरली जो 40 to 45 डेज़ की होती है वो इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से जो एमएसएमईज होते हैं उनके प्रोडक्शन, उनके मार्जिन, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस सब डाउन होती है। तो इट्स अ क्वाइट लॉजिकल एंड रैशनल स्टडी दैट हैज़ बीन डन बाय इंडिया रेटिंग। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। रेगुलर ओवरसीज फ्लाइट्स टू रिज्यूम ऑन मार्च 27। तो शेड्यूल्ड इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट जो हैं वो मार्च 27 से रिज्यूम होने वाली हैं ऑन रेगुलर बेसिस। सो आफ्टर 2 years of ban because of the COVID-19 restriction, government has now opened all the international scheduled flights for a week starting March 27। तो 2 साल पहले जो मार्च 23 में जो बैन लगाया था गवर्नमेंट ने वो अब जा कर के रिलीज़ हो रहा है। तो मार्च 27 से शेड्यूल्ड रेगुलर इंटरनेशनल और ओवरसीज़ फ्लाइट जो है वो रिज्यूम हो जाएंगी। एंड द मूव इज़ एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द इंटरनेशनल कैपेसिटी एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प टू सॉफ्टन द एयरफेयर एज वेल एज helps the aviation industry to recover their losses। और जो जिस तरह से एयर फेयर बढ़ रहे थे बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड पैसेंजर कैपेसिटी, उसकी वजह से जब एयर फेयर हैं वो भी अब डाउन होंगे। तो जो क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है एयर फेयर्स पर, ATF पर, उसको थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं मिनिमाइज करेगा ये पर्टिकुलर डिसीजन, क्योंकि अब जो फ़्लाइट्स हैं वो फुल कैपेसिटी से ऑपरेट कर पाएंगी। तो जो रिस्ट्रिक्टेड कैपेसिटी से ऑपरेट कर रही थी तो वो ज़्यादा चार्जेस ले रही थी।
अब फुल कैपेसिटी से ऑपरेट करेंगे तो प्राइस जो है, एयर फेयर जो है वो थोड़ा सा डाउन होंगे। तो जिस तरह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके इम्पैक्ट को थोड़ा सा कूल ऑफ करने में एविएशन कंपनीज को हेल्प मिलेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ऑयल प्राइसेस वे ऑन इन्वेस्टर सेंटिमेंट। सो सोरिंग क्रूड ऑयल prices continue to dampen the investor sentiment. And as per the analyst, this increasing crude oil prices will further or will in future also impact the investor sentiment. हालांकि लास्ट सेशन में 1% का गेन देखने को मिला हमें इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस में, बट जो एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि ऑयल प्राइसेस will continue to act as a strong headwind for the market in upcoming near term. और इसी के लिए बहुत सारी जो ग्लोबल रिसर्च एंड ब्रोकरेज हाउस रेटिंग एजेंसी है उसने इंडिया का जो रेटिंग है उसको डाउन कर दिया है। दे हैज़ डाउनग्रेडेड इंडियाज मार्केट टू अंडरवेट फ्रॉम ओवरवेट साइटिंग द ऑयल प्राइसेस। तो ऑयल प्राइसेस को साइट करते हुए, ऑयल प्राइसेस इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस के रीज़न की वजह से, और चूँकि इंडिया की डिपेंडेंसी एक्सटर्नल मार्केट पर ज़्यादा है, कंट्रीज़ पर ज़्यादा है फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसको साइट करते हुए इंडिया का जो मार्केट है उसको अंडर वेट कैटेगरी में डाल दिया है फ्रॉम ओवर वेट। एंड द ब्रेंट क्रूड प्राइस हैड टच नियरली $140 पर बैरल ऑन मंडे, जो कि पिछले 14 सालों में सबसे ज़्यादा है। And that is why this global research and brokerage house is tactically cutting India's position from overweight to underweight. क्योंकि ये कहना है कि हायर और जो ऑयल प्राइसेस हैं इससे जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो hurting the current account and adding the inflationary pressure and increase the sensitivity to फेडरल रिजर्व रेट हाइक। तो ये सारे रीजंस की वजह से क्रेडिट स्विस ने इंडियन मार्केट की जो रेटिंग है उसको रिड्यूस कर दिया है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ की मार्केट को हम ये कह सकते हैं इम्प्रूव जो रेटिंग दी है, जैसे कि मलेशिया। क्रेडिट स्विस का ये कहना है कि द ब्रोकरेज expect the Malaysian to gain from the surge in commodity prices, जबकि इंडिया जैसी कंट्री जो कि import oriented country है that will be negatively and much negatively affected from this crude oil price surge. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। MobiKwik to delay IPO turns to private market as anticipated। जो भी IPO शेड्यूल्ड थे मार्च के मंथ में, चाहे वो LIC का IPO हो, चाहे वो किसी भी प्राइवेट कंपनी का IPO या स्टार्टअप्स का IPO हो, सब डिले हो रहा है। एंड दैट इज फर्स्ट स्टार्टेड बाय MobiKwik। तो जिस तरह से स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रहा है, जिस स्टॉक मार्केट इज टर्निंग चॉपी, दिस फिनटेक स्टार्टअप MobiKwik, which had filed a draft red heading prospect to raise approximately $250 million through IPO, is now looking to raise money through private market। तो अभी फिलहाल के लिए उन्होंने अपना $250 मिलियन का जो IPO का फंड रेजिंग एक्सरसाइज थी उसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। इंस्टेड ऑफ गोइंग IPO, नाउ दिस पर्टिकुलर फिनटेक कंपनी इज लुकिंग टू रेज मनी फ्रॉम द प्राइवेट मार्केट। लास्ट ईयर MobiKwik ने अप्रॉक्सीमेटली 1900 करोड़ शेल्फ ऑफ किए थे थ्रू IPO, और दिसंबर 31 के बाद से कंपनी जो है वो फर्स्ट टाइम प्रॉफिटेबल टर्न हुई थी विद टॉप लाइन ऑफ अराउंड ₹150 करोड़, और इसीलिए मार्च में उसने IPO प्लान किया था। बट एज ऑफ नाउ जिस तरह से स्टॉक मार्केट चल रही है, बेंचमार्क इंडाइसेस फॉल कर रहे हैं, तो कोई भी कंपनी, इट्स अ वेरी लॉजिकल रैशनल डिसीजन, कोई भी कंपनी फिलहाल के लिए मार्च में अपना IPO लॉन्च नहीं करेगी बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर फिनटेक कंपनी हैज़ ऑल्सो पोस्टपोन देयर IPO for upcoming time. As of now they are raising money from the private market. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FSSAI budget for 22 to 23 lower than 2009 to 20 allocation. Recently FSSAI means Food Safety and Standard Authority of India ने स्टार रेटिंग सिस्टम अनाउंस किया। व्हाट इज स्टार रेटिंग सिस्टम? इस न्यूज़ को कवर करने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था कि स्टार रेटिंग सिस्टम के बारे में आप थोड़ा सा जानें। स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर पैकेज्ड फूड आइटम, तो जितने भी पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं अब उनको स्टार रेटिंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, एंड एवरी
package would need to display a star system much like the energy efficiency rating. जैसा कि हम जो इलेक्ट्रिकल जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें स्टार हमें सिस्टम दिखता है कितने स्टार का है एनर्जी एफिशिएंसी, इसी तरह से जो पैकेज्ड फूड है उसमें भी अब स्टार सिस्टम देखने को मिलेगा एंड इट विल हेल्प the consumer to understand the calorific value of the product, and this initiative will definitely give the fillip to the government's Fit India initiative. तो जो Fit India initiative है गवर्नमेंट का, उस इनिशिएटिव को हेल्प या प्रमोट करने में इस पर्टिकुलर स्टार रेटिंग सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। हालांकि इस स्टार रेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी FSSAI को, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। लेकिन अगर एलोकेशन की बात करी जाए तो बजटरी एलोकेशन 2019 और 20 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2023 में बहुत कम है। इवन जो एलोकेशंस हैं वो 2 साल पिछले 3 सालों से अगर हम देखें तो रिड्यूस हो रहे हैं एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जबकि इस तरह के स्टार रेटिंग सिस्टम लाने के लिए और ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी और फिट इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए जिस तरह से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रोल है उसको और ज़्यादा और इफेक्टिवली एफिशिएंटली प्ले करने के लिए दे रिक्वायर फंड। बट इन रिसेंटली अनाउंस्ड बजट द गवर्नमेंट हैज़ बजटेड अप्रॉक्सीमेटली ₹300 crore फॉर द एजेंसी, ऑल्दो हायर देन द लास्ट ईयर्स रिवाइज एस्टिमेट्स। लास्ट ईयर का रिवाइज एस्टिमेट कितना था? 286 करोड़ का था। बट इन कंपैरिजन टू द फाइनेंशियल ईयर 2020 इट इज़ लोअर। फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये अब 301 करोड़ का एलोकेशन था। तो इट वाज एंटिसिपेटेड कि इसको 360 से 2020 में 360 करोड़ का एलोकेशन था, तो एटलीस्ट इसको बढ़ाकर 400-500 करोड़ तक ले आया जाता। बट इसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 300 करोड़ तक कर दिया है। कई सारे नए इनिशिएटिव लाने तो डेफिनेटली गवर्नमेंट शुड फंड दिस ऑर्गेनाइजेशन because there are a lot of challenge that this organization is facing due to liquidity और money crunch situation। क्योंकि एलोकेशन तो इंक्रीज नहीं हो रहा, या हम कह सकते हैं एलोकेशन 2020 से 2020 से लेकर के 2023 तक डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बजटरी एलोकेशन तो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर हम स्पेंडिंग की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, तो जो एक्सपेंडिचर है वो FSSAI का इंक्रीज हो रहा है। सो द स्पेंडिंग ऑन FSSAI हैड इंक्रीज नियरली 5 times बिटवीन दिस 2017 to 2023, but the allocation is decreasing. And the other problem with the FSSAI has been the conviction rate. So FSSAI has secured the conviction rate in 58.4% of civil and criminal cases. तो इसके लिए भी कई बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है। एंड दिस इज़ द बजटरी एलोकेशन फॉर FSSAI सिंस 2016 टू 2023। तो हम देख सकते हैं कि हालांकि कुछ टाइम इंक्रीज़ हुआ बट नाउ इट हैज़ स्टार्टेड डिक्रीजिंग, और यह हम कह सकते हैं कि बहुत स्टेबलाइज रहा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ इन कंपैरिजन टू लास्ट फ्यू ईयर्स। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Have a nice day. Thank you.